हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक के हमने कॉर्पोरेट के लेक्चर में लिक्विडेशन अकाउंट स्टार्ट किया था। लिक्विडेशन के अंदर मैंने क्या क्या चीजें आती है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि क्या चीजें हमें कंसिडर करनी है, कौन सी चीजों के लिए हमें डिसबर्समेंट कैसे करना है, कौन सी चीज को सबसे पहले पेमेंट करना है। तो उस चीज को पहले एक बार गो थ्रू करवा लेता हूँ कि क्या चीज आपको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको पेमेंट क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पेमेंट करना है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर को। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद हमेशा आपको लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर को पे करना पड़ेगा। लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद हमेशा डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है। डिबेंचर होल्डर्स के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद प्रेफरेंशियल होल्डर्स के बाद इक्विटी शेयर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। इस प्रोसेस के अंदर कोई भी चीज का चेंज नहीं रहेगा। एक दो चीज, कैपिटल डेफिसिट डेफिसिट को कैसे मेंटेन करना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, वो सम के थ्रू सीखेंगे। तो हम देखो, मैं एग्जामिनेशन में पूछे गए सम से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। इजी लेवल के सम्स जो पूछे हैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। हार्ड लेवल के सम तक मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपका ओवरऑल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतने सम्स भी अगर अच्छे से करके चले गए अगर आप, तो विल बी एबल टू स्कोर इजी मार्क्स इन दिस चैप्टर। और वैसे भी इतने इतने सम्स भी अगर करके चले जाओगे, अच्छे से समझ के चले जाओगे, तो यू विल बी एबल टू अटेंड होल चैप्टर, होल पेपर, 50 मार्क्स पेपर। ठीक है, तो ये रहा। तो ये करंट पेपर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। करंट ईयर का पेपर 2019 का पेपर है ये। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ये 14 मार्क्स में पूछते हैं। और में भी 14 मार्क्स का यही चैप्टर का सम है। ठीक है, वो भी कर लेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। पहले महारानी लिमिटेड। महारानी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलेंटरी लिक्विडेशन बोल दिया है ऑन 31/3/2018। द बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट वाज एज अंडर बोल दिया। सबसे पहला जो प्रोसेस स्टेप है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को पहले देखना है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाना है, वहां पे डिसाइड कर लेना है कि कौन सी चीज फुल्ली सिक्योर्ड है, कौन सी चीज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, कौन सी चीज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। ये तीन चीज आपको डिसाइड कर लेनी है सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे जाके। तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो शेयर कैपिटल लिखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कोई लेना देना नहीं है। इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर है। दो टाइप के इक्विटी शेयर है। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं बता देता हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना, 100 रुपए का एक है। 5,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक। 60 कॉल्ड अप। 60 कॉल्ड अप का मतलब कि अभी 40 रुपए और मंगवा सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, अभी 40 रुपए और मंगवा सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो, ये वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। ये 5,000 वाले की बात करते हैं। ये 5,000 है, 100 ईच। 50 रुपए कॉल्ड अप है, मतलब और 50 रुपए आप मंगवा सकते हो। ठीक है, और 50 रुपए आप मंगवा सकते हो। तो ये दोनों चीज से हमें ये रियलाइज हो गया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं इतने पैसे हम मंगवाएंगे इन दोनों के पास। ठीक है, फिर डिबेंचर, 15% डिबेंचर। वो डिबेंचर जहां पे डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है वहां पे हम लिख देंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सामने से दे दिया कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये रहा, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आएगा, ये भाई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स कुछ बोला नहीं है, क्रेडिटर को कुछ नहीं बोला हो तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाता है। ये भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएगा। P&L अकाउंट, ये तो लॉस है, ये किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये चार चीज का डिस्कस कर लिया। लायबिलिटी साइड पे ये चार चीज थी, हमने ये लिख दिया। तो हमारे पास फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर है ही नहीं। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर कोई है ही नहीं, क्योंकि लायबिलिटी में कोई मोर्गेज की हुई लोन है ही नहीं। ना आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वर्कर्स को कुछ पे करना आउटस्टैंडिंग बचा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, लायबिलिटी साइड पे जाओ और डिसाइड कर लो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है, वो डिसाइड कर लिया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाओ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो लिखा है पहले पढ़ लेते। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 2 years। बोल दिया प्रेफरेंस डिविडेंड, 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है। तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की बारी आएगी, तब हम प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करेंगे और 2 साल का डिविडेंड भी पे करेंगे तभी। ठीक है, तो वो प्रेफरेंस शेयर जब भी पे करेंगे तब की बात। सेकंड पॉइंट, ऑन 31/3/2019 द असेट्स रियलाइज्ड वर एज फॉलो। असेट्स रियलाइज मतलब असेट सेल करके लिक्विडेटर ने हमें जो पैसे लाके दिए, वो इतने इतने रुपए उन्होंने लाके दिए हैं। ठीक है, तो इतने इतने रुपए अगर वो लोग लेके आए हैं तो वो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे, रिसीट साइड पे। लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करा, स्टॉक को सेल किया, प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया, फिर बुक डेट्स को सेल किया। बुक डेट्स मतलब डेटर को, डेटर के पास से पैसे मंगवा लिए। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का एक्सपेंडिचर सेकंड पॉइंट हमारा, वहां पे पेमेंट कर देंगे। रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेशन इज 3% ऑफ द रियलाइजेशन।
अब लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन भी पे करना है। लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन कितना पे करना है? 3% ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब क्या? जितने पैसे लिक्विडेटर एसेट को बेच के लेके आया। तो कितने पैसे लेके आया? ये चार चीज उन्होंने दे के आया ना। देखो, ये लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, एंड बुक डेट है। ये चार चीज वो सेल करने के बाद लेके आया। ठीक है, ये चार चीज वो सेल करने के बाद लेके आया। तो जितने पैसे लेके आया उसके ऊपर 3% हम उसको रेम्यूनरेशन दे देंगे। ठीक है, 3% रेम्यूनरेशन दे देंगे। इनकम टैक्स पेएबल ऑन लिक्विडेशन 4,45,000। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मतलब क्या आता है? ये गवर्नमेंट ड्यूज है। इनकम टैक्स मतलब क्या? गवर्नमेंट ड्यूज। गवर्नमेंट ड्यूज कुछ बोला नहीं है, पर बोल दिया है कि इनकम टैक्स है। तो हम मान लेते हैं कि ये पास्ट 12 मंथ्स का होगा, तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने, देखो कौन सी चीज कहाँ पे आती है वो पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में अंदर क्या इंक्लूड होता है। तो ये अभी वापस नहीं बताऊंगा। अगर नहीं देखा है तो यही प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट वीडियो होगा लिक्विडेशन अकाउंट्स का, जिसके अंदर मैंने बता दिया कि कौन सी चीज में क्या इंक्लूड होता है। तो इनकम टैक्स पास्ट 12 मंथ्स का होगा, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाएगा। ठीक है, सारी चीज हो गई। उन्होंने बोल दिया प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, बना देते हैं। ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ही लिखेंगे, कुछ भी कर लो। तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस कितने पैसे है? चलो बैलेंस शीट में देखते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट है। कुछ असेट साइड पे कुछ लिखा ही नहीं है, कैश है ही नहीं। कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो ठीक है डैश कर देते हैं। कुछ नहीं है तो डैश कर देते हैं। बैलेंस में कुछ नहीं है। दूसरी चीज, हमेशा असेट्स रियलाइज, जितने पैसे आपको असेट सेल करके मिले, लिक्विडेटर ने लेके दिए, वो लिख दो। तो उसके लिए क्या लिखते हैं? बहुत ही सिंपल है, टू असेट्स रियलाइज्ड। इतना ही लिखना है आपको, टू असेट्स रियलाइज्ड, इतना लिखना है आपको। जितनी जितनी असेट सेल कर दी है उन्होंने, वो लिख देते हैं। क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर, ये चार चीज के लिए उन्होंने सेल किया, वो लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कितने रुपए है? लैंड एंड बिल्डिंग का 9,84,000, 1,63,000, 984, 1,63,000। फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया है प्लांट एंड मशीनरी 7,12,000, 7,12,000 लिख देते हैं। एंड बुक डेट के लिए ये रहा, बुक डेट के लिए 11,91,000 रुपीज उन्होंने दिया हुआ है, 11,91,000 रुपीज। डन है। इतनी चीज उन्होंने रियलाइज की है। ठीक है, इतने पैसे हमने रियलाइज किए, लिख दिए। डन। ओके। अब सबसे पहले फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर आता है। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो सीधा फुल्ली बाय फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर डैश। कोई है ही नहीं, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर को नहीं है, तो हम पहले। दूसरा पॉइंट क्या आता है? बाय लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर पे करो। तो लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर कितना है? 54,000, ये रहा। सिंपल है, 54,000 पे कर दो। लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर 54,000 रुपीज पे कर दिया। ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर के बाद लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर में दो चीज आती है, लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन अकाउंट। रेम्यूनरेशन कितना? रेम्यूनरेशन बोला है उन्होंने, बोल दिया ये रहा, देखो 3% ऑन रियलाइजेशन, मतलब असेट सेल करके जितना पैसा मिला उसके ऊपर 3%। तो ये रहा, असेट सेल किया। ये चारों चीज जो मिली है ना हमें, ये चार चीज, लैंड एंड बिल्डिंग और वो सारी चीज का टोटल कर देता हूँ। 9,84,000 प्लस 1,63,000 प्लस 7,12,000 प्लस 11,91,000 रुपीज। तो 30,50,000 रुपीज हमने टोटल मिले हैं ये चार चीज से। तो उसके ऊपर 3% कमीशन रेम्यूनरेशन देना है। तो 3% ऑफ 30,50,000 रुपीज। ठीक है, तो इसका 3% दे देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3%। तो 91,500 रुपीज हम उसको दे देंगे कि भाई ये ले तेरा कमीशन रेम्यूनरेशन। ठीक है, लिक्विडेटर लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर के बाद सीधा आते हैं हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर। तो सीधा लिख दो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है कितना? डायरेक्टली उन्होंने बोल ही दिया कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है भाई 1,05,000, तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा 1,05,000 यहाँ पे लिख दो। सीधा 1,05,000 रुपीज यहाँ पे लिख दो। हमारे पास 30,50,000 रुपीज है। ठीक है, हम देखो चेक करते हुए जाएंगे। 30,50,000 रुपीज है हमारे पास, 54,000 दे दिया, 91,500 दे दिया, 1,05,000 दे दिया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद क्या क्या आता है? सीधा डिबेंचर होल्डर्स आता है, बाय डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स में क्या आता है? डिबेंचर का अमाउंट आता है पहले,
पहले डिबेंचर अमाउंट आता है, ठीक है। डिबेंचर कितने रुपए के है? डिबेंचर बोल ही दिया है 15% डिबेंचर, तो 15% डिबेंचर दैट इज 4 लाख, 4 लाख रुपए के डिबेंचर है। और लायबिलिटी में कोई चीज नहीं लिखी है कि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर की, डिबेंचर का कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट पे करना बाकी है तो हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे। तो डिबेंचर 4 लाख रुपए के है तो पहले 4 लाख रुपए तो लिख दूं पहले, ठीक है, 4 लाख रुपए लिख देते हैं। ओके, 4 लाख रुपीज लिख दिया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ है तो बैलेंस शीट में हम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में लिखेंगे नहीं हम लोग, डन है। बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। थर्ड चीज, कब पे किया है? अब और कोई चीज बोलिए, यहाँ पे बोला है अज्यूमिंग दैट द फाइनल पेमेंट्स आर मेड ऑन 31/3/2019। 31/3/2019 को पेमेंट किया सारे पेमेंट्स। हमारी बैलेंस शीट की डेट कौन सी है? 31/3/2018 का डेट है हमारा। तो 31/3/2018 का अगर हमारा डेट है, सॉरी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में एक चीज रह गई, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये इनकम टैक्स जो है, आ, ये 4,45,000 ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं। इनकम टैक्स भी लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ही है, तो इसके अंदर दो चीजें लिख देते हैं। पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर थे 1,05,000 एंड इनकम टैक्स IT, इनकम टैक्स लिख देते हैं, वो है 4,45,000 रुपीज, 4,45,000, तो 5,50,000 रुपीज का आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपने पे कर दिया, फिर डिबेंचर होल्डर्स जो हमने देखा डिसाइड किया था, फिर डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स आएगा। डिबेंचर होल्डर में सबसे पहले डिबेंचर का अमाउंट आ जाएगा। डिबेंचर का अमाउंट कितना है वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था, 4 लाख रुपए। कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है, अगर लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता तो यहाँ पे वो लिखता, अब वो नहीं है। अब इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ पेमेंट आएगा, इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ। इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ पेमेंट, ये कैसे होगा? हमारी बैलेंस शीट की डेट कौन सी है वो देखना है पहले। हमारी बैलेंस शीट की डेट 31/3/2018 है, और हमने पेमेंट कब किया ये उन्होंने दिया हुआ, ये रहा 31/3/2019 को हमने पेमेंट किया, मतलब 1 साल के बाद, एग्जैक्टली 1 साल के बाद आपने पेमेंट किया, ठीक है। एग्जैक्टली 1 साल के बाद आपने पेमेंट किया, तो एग्जैक्टली अगर 1 साल के बाद आप पेमेंट करोगे तो इन दैट सिनेरियो 1 साल का इंटरेस्ट आपको एडिशनल देना पड़ेगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट हम देते हैं बैलेंस शीट के पीरियड के बाद। तो कितना हो जाएगा, कितना परसेंटेज इंटरेस्ट था? 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 15% ऑन 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए के ऊपर 15%, 15% ऑफ 4 लाख, 60,000, 4,60,000 रुपीज, ठीक है। 4,60,000 रुपीज वुड बी कंसिडर्ड एज योर इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ पेमेंट। बैलेंस शीट की डेट के बाद जितना भी टाइम आप लोगे पेमेंट करने के लिए, तो वो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। फिर आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर। बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जितनी भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है वो लिख देते हैं। दो चीज हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में डिसाइड की थी, ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट 3,03,000 एंड 7,42,000 ट्रेड क्रेडिटर, BOD एंड ट्रेड क्रेडिटर। अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट बोला है उन्होंने 3,03,000, 7,40,000, 42,000, 7,42,000, डन है। और कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बचा हो तो वो भी लिख देते हैं, कोई नहीं है, सारी चीज हमने कंसिडर कर ली है, ठीक है। ओके, तो 3,03,000 प्लस 7,42,000 दैट इज 10,45,000 रुपीज, 10,45,000 रुपीज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को आपने पे कर दिया। अभी भी हमारे पास पैसे होंगे, हमारे पास तो 30 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए है हमारे पास, ठीक है। 30 लाख रुपए में से ये सारे पेमेंट भी अगर हम कर देंगे, 20 लाख रुपीज का अभी तक पेमेंट हुआ है मोटा मोटी, ठीक है। अब कौन सी बारी आती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बारी आती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पहले लिखते हैं कैपिटल, हमेशा कैपिटल ही लिखना होता है। कैपिटल कितना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का? ये रहा 10 लाख रुपए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ गई,
हमारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं वो पहले देख लेते हैं। कितने पैसे हैं हमारे पास, वापस कर लेते। 9,84,000 प्लस 1,63,000 प्लस 7,12,000 प्लस 11,91,000 प्लस 30,50,000 रुपीज है हमारे पास। उसमें से कितने रुपए पे करने के बाद बचे, यहाँ पे पहले देख लो कितने रुपए। तो अब हमें क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब भी आप पे करने जाओ, तब आपको क्या करना है, हमारे पास कितने पैसे बचे हैं वो पहले चेक करना पड़ेगा। क्या पूरे के पूरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ये दो टाइप के रूल है, पहले मैं बता देता हूँ। पहला, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक आपको पे करना है ना, सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक पे करने के लिए चेक करो, चेक करते जाओ कि आपके पास पैसे है कि नहीं। आपके पास पैसे है कि नहीं वो चेक करते जाओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक। जब आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर दोगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पे करना अगर आपका बाकी रह जाता है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है। तो अमाउंट अवेलेबल पहले चेक करना है। अमाउंट अवेलेबल, जब कभी भी आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने में आए, तब आपको चेक कर लेना है कि अमाउंट अवेलेबल कितना है। तो हमारे पास कितना है, 30,50,000 हमने असेट से बेच के मिला था। यहाँ पे डेबिट साइड, रिसिट साइड पे जितना पैसा आपके पास आया था वो पहले लिखो। तो 30,50,000 रुपीज हमें मिले थे, उसमें से पेमेंट जितना किया वो सारा माइनस कर देते। सबसे पहला कितना पेमेंट किया था, 54,000 का। तो यहाँ पे 54,000 रुपीज माइनस कर देता हूँ, 54,000 रुपीज। फिर 91,500, 91,000 जितना पेमेंट किया है वो सारा, अभी तक जितना भी पेमेंट किया है वो माइनस कर दो। फिर 5,50,000, 5,50,000। फिर उसके बाद 4,60,000, 4,60,000। फिर उसके बाद 10,45,000। ठीक है, तो ये सारा चीज आ गई। तो 30,50,000 पैसे थे हमारे पास, उसमें से 54,000, उसमें से 91,500, फिर 5,50,000, फिर 4,60,000, फिर 10,45,000। तो 8,49,500 रुपीज ही है हमारे पास। ठीक है, इतना अमाउंट हमारे पास है, देख लो। हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे करना था, 10 लाख रुपए तो कैपिटल था। फिर डिविडेंड भी पे करना है 2 साल का। तो डिविडेंड कितना होगा, 15% के हिसाब से डिविडेंड अगर मैं करूँ तो 1,20,000 हो रहा है। 2 साल का डिविडेंड अगर करूँ तो 2,24,000 का हो रहा है। तो मतलब 10 लाख, 10 लाख, 12,40,000 तो प्रेफरेंस शेयर को पे करने जा रहे हैं। तो फिर हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो कितना टोटल अमाउंट पे करना बाकी है वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अमाउंट अवेलेबल, ये स्टेप टू स्टेप याद रखना हमेशा। ठीक है, स्टेप टू स्टेप आपको याद रखना है। अमाउंट अवेलेबल कितना है वो पहले फाइंड आउट करना है। फिर अमाउंट पे, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट पेएबल निकालो। अमाउंट पेएबल कितना पे करना बाकी है, कितना पे करना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है अभी पे करना बाकी। फिर उसके ऊपर 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड है। हाँ, ये उन्होंने बोला था, ये रहा 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड, पहले ही बोल दिया है, एरियर्स इन 2 ईयर्स। 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, देख लो 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर एंड 12% के ऊपर, उसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो कर लेते हैं कि 10 लाख के ऊपर 12%, 10 लाख के ऊपर मैं 12% करूं अगर, तो 1,20,000 जा रहा है। 1,20,000 1 साल का है, मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 2,40,000। तो 2,40,000 रुपीज वुड बिकम आपका डिविडेंड बन जाएगा 2,40,000 रुपीज। ठीक है, तो 2,40,000 आपका डिविडेंड है, प्लस ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद किसको पे करना आता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमेशा याद रखना उतना ही पे करना है जितना उन्होंने हमें पे किया। उन्होंने कंपनी को जितना पे किया है उतना ही उनको पे करना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को कितना पैसा दिया था, ये रहा बैलेंस शीट में दिख रहा है, देख लो। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 3 लाख रुपए दिए थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 2,50,000 रुपए दिए थे। ये दो टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 लाख और 2,50,000। तो उनको वापस भी तो करने पड़ेंगे, जितने पैसे उन्होंने कंपनी को दिए उतने पैसे हमें उनको भरने पड़ेंगे। तो 3 लाख और 2,50,000 रुपए यहाँ पे लिख देते हैं। तो 3 लाख, 3 लाख प्लस 2,50,000, इतना पैसा हमें देना है। तो 10 लाख रुपए प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 2,50,000, तो 17,90,000 रुपीज हमें उनको देने बन रहे हैं। है, पैसे है कितने हमारे पास, 8,49,500। पैसे टोटल देने कितने हैं, 17,90,000, मतलब डेफिसिट में चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट, पैसे कम है हमारे पास। तो थर्ड स्टेप आएगा हमेशा कैपिटल डेफिसिट बोलते हैं उसको। कैपिटल डेफिसिट कैसे फाइंड आउट करते हैं,
17,90,000 रुपीज पे करने हैं। उसमें से जितना अमाउंट हमारे पास है वो माइनस कर दो। तो 17,90,000 माइनस 8,49,500, तो 9,40,500, ये हमारी कैपिटल डेफिसिट है। एज पर कंपनीज लॉ ये डेफिसिट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बेयर करेंगे इन देयर इक्विटी शेयर। जो इक्विटी शेयर का रेशियो बन रहा है उसके रेशियो में वो लोग बेयर करेंगे। इट इज दैट सिंपल। ओके, तो इक्विटी शेयर में वो लोग बेयर करेंगे। अब स्टेटमेंट बनाना हमेशा, ये जो स्टेप बता रहा हूँ वो फिक्स रहेंगे। स्टेटमेंट बनाने दो टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, तो इक्विटी शेयर दो टाइप के हैं, तो दोनों टाइप के लिख दो। इक्विटी शेयर यहाँ पे 5,000 और इक्विटी शेयर यहाँ पे दूसरे 5,000। स्टेटमेंट बनाना है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स सबसे पहले लिख देना है पेड अप कैपिटल। सबसे पहले लिखना है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितना है? पेड अप कैपिटल जितना हो वो पहले लिख दो। पेड अप कैपिटल हमने अभी देखा, पेड अप कैपिटल का मतलब क्या, बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया है इक्विटी शेयर्स की वो पेड अप कैपिटल होता है। ठीक है, तो 3 लाख रुपए, सॉरी 3 लाख रुपए, ये वाले कैपिटल ने 3 लाख रुपए दिए थे और ये वाले ने 2,50,000 दिए थे। सिंपल है। ये रहा पेड अप कैपिटल, अभी हमने यहाँ पे लिखा था, जितना पे किया था उतना तो हमने लिख दिया था यहाँ पे। तो 3 लाख रुपए और 2,50,000 रुपए उन्होंने पेड अप किए थे। उसमें से हमें कैपिटल डेफिसिट माइनस करनी है, कैपिटल डेफिसिट। और कैपिटल डेफिसिट जो है कौन से रेशियो में जाएगी? इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के रेशियो में जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के रेशियो में, ये याद रखना। जितने अलग टाइप के इक्विटी शेयर्स होंगे वो सबको बटेगा इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के रेशियो में बटेगा। आपका 9,40,500 का जो भी आपका डेफिसिट है वो इक्विटी शेयर्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के रेशियो में बटेगा। तो 9,40,500 को बांट दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। 4,70,250, 4,70,250 डन है ये। माइनस कर दो। ओके, अब माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद 3 लाख माइनस 4,70,000, 3 लाख माइनस 4,70,250, दैट वुड बी 1,70,250। यहाँ पे 2,50,000 माइनस 4,70,250, दैट इज 2,20,250। डन। माइनस में आंसर आएगा दोनों का, देख लो माइनस में आंसर आ रहा है। माइनस में आंसर आया मतलब उसके पास से पैसे मंगवाने हैं। वो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना, उनके पास से हमें पैसे मंगवाने पड़ेंगे, तब जाके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पे कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आंसर प्लस में आता तो उतना पैसा हम वो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट के तौर पे दे देते। पर यहाँ पे तो दोनों का अमाउंट माइनस में आ रहा है, उसका मतलब क्या, हमें उनके पास से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो ये दोनों के पास से, फर्स्ट वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास से 170,250 मंगवाना पड़ेगा, सेकंड वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास से 220,250 मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5,000 है ना, तो दोनों के पास पर शेयर कितना रुपए मंगवाना पड़ेगा देख लेते हैं। 1,70,250 डिवाइडेड बाई 5,000, 34.05। मतलब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीधा क्या लिखना है, माइनस में आंसर आया तो रिसीट में लिख दो टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल। सिंपल लिखना है। इक्विटी शेयर दोनों का लिख दो, कितना, 1,70,250, 1,70,250, और दूसरे के पास कितना मंगवाना है, 2,20,250। देखो दोनों का आंसर माइनस में आया है, इसी वजह से हम उन दोनों के पास मंगवा रहे हैं। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो पे करना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे करेंगे? कैपिटल, कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए की कैपिटल है, अभी हमने निकाली थी, प्लस डिविडेंड भी उनको पे करना है। डिविडेंड कितना पे करना है? 2,40,000 का, वो भी हमने निकाला था, ये रहा 2,40,000 का डिविडेंड और 10 लाख की कैपिटल। डन है, दोनों चीज हमें पे करनी है। तो 12,40,000 रुपीज का हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। दैट्स इट, ये कर दिया पेमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कुछ पे करना बन नहीं रहा, उन दोनों के पास तो मंगवाना पड़ा हमें। ठीक है, तो टोटल कर देते हैं। तो 30,50,000 प्लस 1,70,250 प्लस 2,20,250, दैट इज 34,40,500। 34,40,500, 34,40,500। तो ये पूरा सम था, फुल फ्लैट सम था।
जो भी करना है कैपिटल डेफिसिट सारी चीज आ गई, ठीक है। कैपिटल डेफिसिट मैक्सिमम इतना आ सकता है, कैपिटल डेफिसिट तक आ सकता है बस। एक का दुक्का चीज होगी जो थोड़ी ज्यादा होगी, बाकी फुल फ्लेज सम कवर कर लिया है। दो तीन चीजें एक्स्ट्रा हो सकती है, बाकी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 14 मार्क्स का सम है, जिसको आप जिसको ये 14 मार्क्स आप इजीली कवर कर सकते हो अगर आप लॉजिकली थोड़े करेक्ट हो, ठीक है। ये कैपिटल डेफिसिट का ये जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही रहेगा हमेशा। डन। थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।